हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु में स्वागत है। मैं मनोज सर पुनः आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं 40 बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। सॉरी, सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव, जो कि 40 क्वेश्चन हैं जो जिनकी कल परीक्षा यानी कल जो आपकी कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की परीक्षा है तो उसमें आने की पूरी और पूरी संभावना है। तो आप इस मॉडल सेट को पढ़ जाइए जो कि वीवीआई क्वेश्चन है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न कल आपके एग्जाम में आएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही मददगार हो जाएगा। तो आइए फटाफट देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो गेस करिए इसका उत्तर क्या होगा। अभी तक आप अपनी तैयारी पुख्ता कर लिए होंगे, आपको उत्तर पता हो गया। अगर नहीं पता हो गया तो इसको उत्तर देख लीजिए, कौन सी है? फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति की ये देन है। सेकंड क्वेश्चन है, बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना? 1871, 1875, 1881 और 1890। कब बना? गैस करिए। उत्तर है इसका 1871, ऑप्शन क। ठीक है, 1871 में जो है कि प्रथम चांसलर बना था बिस्मार्क। आगे चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक का है? डिदरो, वोल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू। किसका हुआ? आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो देख लीजिए, रूसो का। ठीक है, रूसो ने ही कहा था कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा हुआ लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन, किसके कल्पना आदर्श यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की है? किसकी कल्पना है? मैथनी, नेपोलियन, कार्ल कैंपर और फ्रेडरिक सारियू। तो ये है फ्रेडरिक सारियू। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इटली की स्थापना किसने की? रूसो, मैथनी, वोल्टेयर, लेनिन। तो यंग इटली आपको पता ही होगा। देखिए इसका उत्तर है मैथनी। मैथनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको याद रखिएगा। छठा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई? तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति जो है जानते होंगे, चौरी चौरा कांड जब हिंसात्मक घटना हुई उसके बाद जो है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1925, 1940, 1942 और 1945। तो भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, एक क्विट इंडिया मूवमेंट था जो कि बहुत बड़ा मूवमेंट था जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है 1942, 1942। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? भगत सिंह, लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस और लाला लाजपत राय। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया? सुभजीत आचार्य, बंकिम चंद्र चटर्जी, अवनींद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर है अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? मुख्तार अहमद खां, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल गफ्फार खां और मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। तो खान अब्दुल गफ्फार खां इसके उत्तर होंगे ग। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? जल, पवन, सौर और कोयला। कौन सा नवीकरणीय नहीं है? तो कोयला दिख रहा है आपको, ये जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है? ठीक है, कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है? यानी जो समुद्र में जो समुद्री तट होता है, यानी उस देश की जो सीमा आती है वो कितने दूर तक होती है समुद्र में? तो इसका उत्तर है 200 किलोमीटर के बाद। यानी जैसे भारत का हिंद महासागर है तो भारत का जो कन्याकुमारी वाला जो तट है उससे हिंद महासागर में 200 किलोमीटर तक भारत का अधिकार क्षेत्र है, यानी उसके बाद फिर वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। 13वां प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पठारी भाग है? यानी भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठार है? इसका कहने का मतलब ये है प्रश्न का। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ख, 27%। आगे है, मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? जल, वायु, हिम, वन। तो वन जो है वो मृदा का संरक्षण करता है, मृदा का अपरदन नहीं करता है। आगे है, भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? जो उपलब्ध स्तनधारी हैं उसमें कितने प्रतिशत के लुप्त होने का खतरा है? तो वह है ऑप्शन ख, 20%। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 16 है,
सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है, यह किस राज्य में पाया जाता है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल। तो आप जानते हैं अपने स्टेट से संबंधित नहीं है, हिमाचल प्रदेश है इसका उत्तर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, पेड़ एक विशेष समिति दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यह कथन किसका है? पेड़ के बारे में बताया गया है, तो ये कथन किसका है? महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, विनोबा भावे, सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये जो कथन है गौतम बुद्ध का है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, विश्व में कुल जल के आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो उससे कितना प्रतिशत? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ग 96.5%। क्वेश्चन नंबर 19, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, ये सभी। तो उपरोक्त के तीनों जो है बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। 20वां प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? तो वर्षा नियमित होने से, इंदिरा गांधी नहर से, 12मासी जल सुविधा से, भूमिगत जल स्तर में कमी हो जाने से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो है वो है इंदिरा गांधी नहर से, 12मासी जल सुविधा से। आगे है 21वां प्रश्न, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर में से क्या प्राप्त होता है? तो वो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। ये क्वेश्चन कई मॉडल सेटों में आया हुआ है। अगला है, एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या? अधिक दिनों तक काम मिले, उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही स्वतंत्रता उसे भी मिले, बेहतर मजदूरी मिले, अधिक बिजली प्राप्त हो। तो इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन ख, उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही स्वतंत्रता उसे भी मिले। अगला है, शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या नहीं, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। अगला है, स्कूल में जाने वाले कुल बच्चों की संख्या, और है लास्ट 1 वर्ष में जन्म लेने वाले कुल बच्चों की संख्या। तो ऑप्शन ख है इसका, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, उपयुक्त सभी। ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन से हैं? तो ऊर्जा के मुख्य जो स्रोत हैं ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में नहीं आती? बैंकिंग, अध्यापन, किसी कॉल सेंटर में काम करना। तो ऑप्शन ख जो है मधुमक्खी पालन, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। मनरेगा का विस्तारित रूप चुने, तो मनरेगा का विस्तारित रूप क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी ख वाला ऑप्शन जो सही है। क्वेश्चन नंबर 27, किसी वर्ष में उत्पादित खालिस्तान के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है? सभी वस्तुओं और सेवाओं के, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के, सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के, सभी मध्यवर्ती तथा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। इसका उत्तर देख लीजिए, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। आगे आइए, अगला क्वेश्चन, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? तो सलमा जो है वो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत है। आगे आइए, भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र जो है वो उसमें छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब होता है जहाँ एक व्यक्ति से काम होना चाहिए वहाँ 4 व्यक्ति लगे होते हैं, दिखाई नहीं देता है लेकिन वहाँ बेरोजगारी होती है। तीसरा है, इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो तृतीयक जो है इसका ऑप्शन सही होगा। आगे, बेल्जियम में सत्ता की हिस्सेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान है, राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं। ग है, बेल्जियम में अलग सरकार है और इसमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदायों का असमान प्रतिनिधित्व है। घ है, केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के अलावा यहाँ तीसरे स्तर की सरकार, सामुदायिक सरकार भी काम करती है। तो इसका उत्तर ग है, बेल्जियम में अलग अलग सरकार है और इसमें डच एवं फ्रांसीसी समुदायों का असमान प्रतिनिधित्व है।
32वां प्रश्न, संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया। तो कौन नहीं है? तो ये है श्रीलंका। ठीक है, ख है श्रीलंका, वो संघात्मक शासन वाला देश नहीं है। 33वां है, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और श्रीलंका। तो उसका उत्तर है श्रीलंका। ठीक है, आगे चलिए। 34वां, शिक्षा की सूची में शामिल है? तो ये जो शिक्षा है ये संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती में से कोई नहीं। तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची यानी ऐसी सूची जिसमें संघ और राज्य दोनों कानून बना सकें। 35वां है, भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है? तो स्थानीय शासन प्रणाली वो 3 स्तर की है। तो ऑप्शन ग जो होगा वो सही होगा, त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय कौन है? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, जिसको ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के नाम से भी जाना जाता है। तो मुखिया होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं जिसको प्रखंड प्रमुख कहते हैं, और एक जिला परिषद अध्यक्ष होते हैं। आगे देखिए 36वां है, संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार को देती है। अधिकार विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच बैठ जाते हैं। निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बैठ जाती है। निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। ये आपका सही उत्तर है। आगे है, निम्न में कौन सुमेलित है? संघ सूची, पुलिस, कृषि, व्यापार, राज्य सूची, प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार, समवर्ती सूची, वन विभाग, उत्तराधिकार, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास। तो जो ऑप्शन घ है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, ये आपका सही है, बाकी सभी गलत हैं। आगे आइए 38वां, इनमें से कौन सा एक हित समूह का उदाहरण है? टीएमसी, एनसीपी, बीएसपी, वामसेप। तो ऊपर के जो 3 हैं, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस जो है, एनसीपी नेशनल कांग्रेस और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, ये जो है राजनीतिक पार्टियां, और वामसेप जो है एक कर्मचारियों का समूह है, जो जितने सरकारी कर्मचारी होते हैं बैकवर्ड और पिछड़े एरिया के, पिछड़े वर्ग के, उनके लिए एक संगठन बनाया गया जिसे हम वामसेप कहते हैं। आगे है, नेपाल में हुए जनसंघर्ष को निम्न में से क्या कहा गया? पर्यावरण आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन, लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो यह है लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन, ग वाला ऑप्शन जो है वो सही है। अब मैं लास्ट क्वेश्चन की ओर आ गया हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में वीडियो को भी शेयर कर दें। 40वां प्रश्न है, लोकतंत्र और जनसंघर्ष के संबंध में क्या असत्य है? लोकतंत्र का जनसंघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध होता है। लोकतंत्र का जनसंघर्ष के माध्यम से विकास होता है। लोकतंत्र संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। संघर्ष और लामबंदियों आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। तो इसका जो उत्तर है, उत्तर क है, लोकतंत्र का जन संघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध होता है। तो ये जो हम लोगों ने अभी 40 क्वेश्चन देखे हैं, इसकी परीक्षा में आने की लगभग 90% गारंटी है। तो आप अगर पूरे वीडियो देख गए हैं तो कल का प्रश्न आपका बहुत ही आसान होने वाला है। परीक्षा के बाद आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इसमें से आपके कितने क्वेश्चन फंसे और आपका पेपर कैसा गया। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।